नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। आज जो हम विषय करने जा रहे हैं, इसकी आज के समय में बहुत डिमांड है। अक्सर बात हम सुनते हैं इसके बारे में, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल आम देखने को मिलता है। क्या है वो है प्रेम संबंध विवाह से पूर्व और विवाह के बाद। प्रेम संबंध तो सदियों से चले आ रहे हैं और प्रेम संबंध का अंत कहाँ होता है? शादी पे। शादी हो गई तो ठीक है, मगर ये विवाह से पहले की बात है। यहाँ तक तो चलता है, परंतु विवाह के बाद जिसे समाज कानून अलाउ नहीं करता, क्या हम इन बातों को भी एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं। प्रेम, प्यार हो जाना, प्रेम होना, उसके बहुत सूत्र हैं जिनकी चर्चा हम इसके बाद अलग पाठ में करेंगे कि प्रेम क्यों होता है, किन कारणों के कारण होता है, किन योग या परिस्थितियों के कारण होता है, जो कि हम पत्रिका से देख सकते हैं। और वो प्रेम होने के बाद प्रेम का जो संबंध है उसका ब्रेकअप भी हो जाता है, जिसे कहते हैं लव एंड ब्रेकअप। इसके लिए हम अलग से चैप्टर लेंगे। आज जिस बात की चर्चा करनी वो है प्रेम संबंध तो है विवाह से पहले और विवाह के बाद। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा ये कर लें कि कोई तो प्रेम करते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, और जिसे कई बार लंपट भी कहते हैं। इसकी चर्चा भी करेंगे। मंगलसूत्र की होती है तो लोग अक्सर कहते हैं ये तो लंपट है, भी है या नहीं, वो भी देखेंगे। परंतु पहले ये देखना जरूरी है कि जब तक शादी करवाना चाहता भी है या कि नहीं, शादी से पहले प्रेम दे हो, क्या वो शादी करवाना भी चाहता है कि नहीं, उसके मन में ये इच्छा है कि उसकी शादी हो। तो इसके लिए जो सबसे मेन सूत्र है वो यही है कि D1 चार्ट में ये हमारा लग्न है, लगन जो हमारा लग्नेश है। D1 चार्ट चाहे मेल का है चाहे फीमेल का है, बात इच्छा की है। कई बार इंसान की इच्छा नहीं होती मैं शादी करूं, उसका ये नहीं वो लंपट है या धोखेबाज है, नॉन सीरियस है। कई बार उसका मन जो है संन्यास की तरफ भी होता है, वैराग की तरफ भी होता है कि ये जरूरी नहीं कि वो धोखेबाजी है, नॉन सीरियस है। यानी पहले ये देखना जरूरी है कि वो उसका D1 चार्ट ये बताता है कि उसके मन में शादी की इच्छा है या कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लगन और लग्नेश देखना होगा। अगर लगन पीड़ित है
और लग्नेश भी पीड़ित है, लग्नेश नीच का है, अस्त है, पाप कर्तरी में है, या पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से युति है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो शादी की उसमें इच्छा शक्ति बहुत कम है, वो शादी में रुचि ज़्यादा नहीं रखता। या फिर ये कहें कि लग्नेश जो है त्रिक भाव में है, त्रिशठाई में 3, 6, 11, 6, 8, 12 इनमें है, तो हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे? तो हम सीधा D9 चार्ट में जाएंगे। D9 चार्ट में अगर वहाँ भी D9 चार्ट का लगन पीड़ित है, अगर उसका भी लगन पीड़ित है और लग्नेश भी पाप ग्रहों से प्रभावित है, डिग्री में भी कमज़ोर है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जातक जो है इसकी इच्छा शक्ति कम है, इसकी रुचि कम है शादी में। कुंडली मिलान करने से पहले नाड़ी दोष, भूकट, ये वो गण सब को देखने से पहले सबसे पहले हमें D1 का लगन लग्नेश और 9 का लगन देख लेना चाहिए कि कैसा है। उसके बाद फिर मान लो उसका विवाह हो गया, क्यों हुआ कि माता पिता ने प्रेशर डाल दिया। कई बार ऐसा होता है मन में, कई जातकों के थे ये पार्टी अच्छी है, पैसे वाली है नहीं, कर लो, या कोई और कंडीशन भी हो सकती है जिसके कारण वो प्रेशर में आकर शादी कर ली। मगर अगर हमने ऐसा कुछ ना देखा, शादी हो गई, तो दोनों में से अक्सर देखा जाता है एक ही जो वैवाहिक संबंध उनको ऊपर खरा उतरता है। कई बार पत्नी निभाती है, पति नहीं निभाता, कई बार पति निभाता है तो पत्नी नहीं अपने को चलने देती। दोनों की सहमति तो बहुत कम होती है, कई बार तो दोनों की नहीं होती, मगर फिर भी चलती रहती है, लड़ झगड़ के ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हम क्या उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए? जब हम किसी की पत्रिका देखें तो हमें क्या देखना चाहिए? भी मजबूती है कि नहीं रिश्ते में, सीधा भी शादी के बाद सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा। सुख हमें मिलता कहाँ से है? चौथे भाव से, 4th हाउस से। तो ये हम किस में देखेंगे? D9 चार्ट में। D9 चार्ट में 4th हाउस देखें जो कि सुख का कारण है। और मजबूती कौन देता है? हर तरह से, हर रिलेशन में मजबूती वो कौन देता है? वो सिर्फ और सिर्फ मंगल देता है। अगर D9 चार्ट में चौथा भाव मजबूत है और चौथे में या चौथे भाव से, या कहिए या यूँ कहिए D9 चार्ट के केंद्र में अगर मंगल है तो मजबूती है, सुख मिलेगा, पत्रिका मजबूत है। अगर कहीं मंगल 6, 8, 12 में गया है, 23, 28 में है
यानी त्रिक भाव में है, तो वो छोटे छोटे कारणों के साथ भी झगड़ा होगा और छोड़कर भाग खड़ा होगा। तो विवाह जीवन में सुख है या नहीं है, इसके लिए भी हमें मंगल को देखना चाहिए। मंगल को D9, क्योंकि D9 जो चार्ट है ये वैवाहिक जीवन के लिए है, दाम्पत्य जीवन के लिए है, उसका सुख हमने देखना है। तो हमें D9 का जो 4th हाउस है उसमें देखेंगे, उसमें भी हम मंगल को सिर्फ, और बहुत सूत्र है, मगर अगर मंगल, सिर्फ मंगल का ध्यान रख लिया जाए, अगर वो मंगल चौथा भाव मजबूत है, मंगल भी वहाँ है, या चौथे भाव से केंद्र में मंगल है, तो बहुत अच्छा। अगर कहीं D9 चार्ट में मंगल 6, 8, 12 में गया हुआ है तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर ऐसा दोनों की पत्रिका में हो गया, एक का 6, 8, 12 में है, एक का मंगल वैसे कहीं किसी भाव में, तीसरे भाव में है, किसी में है, यानी पीड़ित है, केंद्र में नहीं है, 4th हाउस में नहीं है, यानी तो दोनों में आ गया, तो ये तय है कि जो लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें प्रॉब्लम्स, तनाव रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की। विवाह से पहले और विवाह के बाद। विवाह से पहले अगर ब्रेकअप हो जाता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है दिखाई पड़ती है, संबंध टूट जाते हैं, तो ठीक है। बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। शादी के बाद अगर प्रेम संबंध हैं तो इसका मतलब मैरिड लाइफ खराब, घर का उजाड़ा, जिंदगी बर्बाद, ना समाज अलाउ करता है ना कानून अलाउ करता है। तो हमें देखना क्या होगा, विवाह से पहले संबंध जिनकी सीमा शादी तक होती है, बहुत सूत्र हैं, वो मैंने पहले भी कहा, भी अलग पार्ट में हम देखेंगे। मगर यहाँ विवाह के बाद भी करना, विवाह से पहले भी करना है। तो शॉर्टकट में मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर हमारी इच्छाएं कहाँ से होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं 11वें भाव से। 11वां भाव जो है, शादी कहाँ से होती है, सप्तम से। सप्तम से 11वां भाव क्या है, पंचम है। शादी की इच्छाओं को हम कहाँ से देखेंगे, 11वें प्राप्ति कहाँ से देखेंगे, इच्छाओं की प्राप्ति 11वें से, जो कि सप्तम का पंचम है। तो अगर 7th तथा 11th दोनों पंचमी, सप्तमेश और एकादशेश कहाँ हो, पंचम में हो, पंचम में हो। और जो बाकी सूत्र हैं वह दूसरे पार्ट में करेंगे। यानी शादी की प्राप्ति किससे होती है, प्राप्ति कहाँ से होती है, 11वें से, जो कि सप्तम का पंचम भाव है। तो जो 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक दूसरे को देखते हो, पहले बताया सप्तम और 11th पंचम में हो, या सप्तम और 11th एक दूसरे को देखते हो पर उनके ऊपर किसी पाप ग्रह यानी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो प्रेम हो सकता है, प्रेम आगे बढ़ सकता है। अगर कहीं अशुभ प्रभाव हुआ तो ये परवान नहीं चढ़ेगा। इसको चेक हम कहाँ से करेंगे, D9 में। फिर हम D9 में देखेंगे कि
पंचम और सेवंथ भाव के स्वामियों के संबंध हैं। पहले तो था सेवंथ और 11th, है ना। अब D9 में किस है, पंचमेश और सप्तमेश के आपस में संबंध है, दिखाई देते हैं, प्रेम संबंध हो अगर वहाँ दिखते हैं, क्योंकि ये प्रेम का भाव है, ये शादी का, ये प्राप्ति का। और D1 में जैसे देखा, D9 में हम पंचम और सप्तमेश को देखेंगे। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे प्रेम संबंध होंगे। एक D9 चार्ट घोषणा करता है कि प्रेम संबंध होंगे। तो परंतु कई बार जिक्र अक्सर आता है कि मंगल और शुक्र की अगर युति है तो ये बंदा लंपट होगा, धोखेबाज हो जाएगा, नॉन सीरियस होगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कब होता है, कब कह सकते हैं हम? अगर D1 चार्ट में शुक्र इच्छाएं, कामनाएं पैदा करता है, मंगल उसके साथ खड़ा रहता मजबूती के साथ, प्लेजर का, आनंद का शुक्र और फोर्स का, मजबूती का मंगल अगर है, तो वो सभी को, जितने भी रिलेशन है, सभी को सत्कार से देखेगा, प्यार से देखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लंपट है। मंगल, शुक्र भावनाएं तो पैदा करता है, इच्छाओं पैदा करता है, प्लेजर की करता है, मगर जो अगर हम जिस मंगल की करते हैं, मंगल जो है रिस्पेक्ट दिलाता है, रिस्पेक्ट सभी रिलेशन में। हाँ, अगर D1 के साथ साथ D9 में भी शुक्र और मंगल के आपसी संबंध हैं, प्रभाव है एक दूसरे के ऊपर, वहाँ भी, यहाँ युति है और वहाँ आपस में देख रहे हैं, वहाँ भी युति करके बैठे हैं या परिवर्तन करके संबंध है, फिर हम कह सकते हैं कि इंसान जो है नॉन सीरियस है, ठीक नहीं है, धोखेबाज है। तो अगर ऐसा है तो हमें उससे परहेज करना चाहिए। अब बात आती है शादी के, विवाह के बाद के संबंधों की। शादी या विवाह के संबंध जिसे समाज या कानून अलाउ नहीं करता, जिसके कारण घर की जो जीवन गृहस्थी है बर्बाद हो जाती है, उजाड़ा हो जाता है, मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए? D1 चार्ट में थर्ड हाउस, तीसरा हाउस साहस का, दुस्साहस का भी, यहाँ से हम साहस भी देखते हैं, दुस्साहस भी देखते हैं। अगर इनमें अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह कौन से है? सूरज, मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई भी हो सकता है, कोई भी यहाँ बैठा हो सकता है। सब ने अपने अनुसार वो दुस्साहस पैदा करना ही है, अपने अपने ढंग से, अपने अपनी नैसर्गिकता के अनुसार। अगर थर्ड हाउस में मैलाफिक, अशुभ ग्रह हैं, तो वो इंसान जो है दुस्साहसी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ D9 चार्ट में वहाँ मंगल और शुक्र के रिलेशन हो, संबंध हो, युति हो, कुंडली के किसी भाग में भी हो, तो ऐसा होगा शादी के बाद भी। D9 में मंगल और शुक्र के रिलेशन संबंध होने हों, और क्या कहते हैं D1 में थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह हो, और D9 में
थर्ड हाउस में अगर अशुभ ग्रह D9 में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है और पंचम और सेवंथ D9 में एक दूसरे को, पंचम और सेवंथ एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं या संबंध बना रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो उसके ऊपर और भी मोहर लग जाती है कि इसकी इंसान के शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर के संबंध होंगे ही होंगे। अब इसको अगर हम मेल की पत्रिका देख रहे हैं, अब इसको हम फीमेल की पत्रिका से भी चेक कर सकते हैं साथ में। उसमें क्या देखेंगे, उसमें छठा और 12वां देखेंगे। 12वें में क्या है, सैया शुभ की बात करते हैं हम लोग। अगर वहाँ 12वें हाउस को राहु प्रभावित कर रहा है, देख रहा है, यानी बैठा है, तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक सूत्र हम किस में देखेंगे, मेल के, एक फीमेल में, दोनों में एक एक देख लीजिए। जैसे जो पहले बताया, यानी D1 में क्या देख रहा है, D9 में क्या देख रहा है, उसमें देख लिया, तो उसमें दूसरे में छठा और 12वां देख लिया। यानी फीमेल में अगर मेल में ये देखा तो फीमेल में वो देख लीजिए। मगर गुण मिलान ये वो सब कुछ ये एक छोटी सी नज़र पत्रिकाएं मिलते ही इन पे डाल लीजिए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका राहु का प्रभाव किसके ऊपर है, सेवंथ लॉर्ड के ऊपर है, 12वें में भी है, तो सेवंथ लॉर्ड और 12वें लॉर्ड में अगर D1 में ये दिखाई देता तो तनाव पैदा होगा। अगर राहु का प्रभाव है तो वो जाति नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता। अब D9 में अगर सेवंथ 12th में, सेवंथ का स्वामी सप्तमेश 12वें, सप्तमेश अगर 12वें में है और उसके ऊपर मैरिज लाइफ तो खराब होगी, तनाव तो होगा, मगर अगर उसके ऊपर मंगल का प्रभाव हो गया तो वह व्यक्ति दुस्साहसी हो जाएगा, दुस्साहस के साथ भी वो संबंध बनाने की कोशिश करेगा। अगर राहु हुआ तो जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी, राहु भी ना जाति देखता ना। शनि भी ऐसा ही करता है, शनि भी इंटरकास्ट के लिए प्रेशराइज कर देता है। और अगर गुरु की दृष्टि हुई, अगर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि हुई तो वो करने के बाद, दुस्साहस करने के बाद पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर गुरु की दृष्टि हुई। अब बात यह है कि अगर लग्नेश त्रिक भाव में है, 6, 8, 12 में है और लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो पाप ग्रह देख रहे हैं, है नहीं, तो आपको अपमान मिलेगा ही मिलेगा। अगर पाप ग्रह के साथ लग्नेश की युति है और लगन भी पीड़ित है, 6, 8, 12 में गया है और पाप ग्रह से युति है, तो वो उसको और भी बलवान कर देता है। आप सोचिए, कोई मुंडा मवाली तुर आ रहा है, हम उसकी नज़र, अपनी नज़र मिल जाती तो हम एकदम भयभीत हो जाते हैं भी यार वो आ गया, गंदा बंदा है, भय पैदा करता है। कोई ऐसा इंसान जिसकी गुंडा मवाली है मगर थोड़ी बहुत ही हमारी उसके साथ मित्रता है, वो हमारे पास खड़ा तो हमें महसूस होता है बल है, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जो दृष्टि है वो ज़्यादा भय पैदा करती है, युति बल देती है।
अब एक बात और रह गई जिसको कहो पाठ बहुत लंबा हो गया कि क्या गुरु भी, इसमें गुरु का क्या रोल है? क्या गुरु भी लगन को या पंचम को देखे? गुरु जो है विवेक देता है, गुरु विवेक देता है और अनैतिकता को कम करता है। फीमेल के चार्ट में हमें अगर गुरु नीच का अस्त 6, 8, 12 में दिखाई दे, डिग्री में कम हो, तो ये संभावना रहती है कि जीवन में संघर्ष रहेगा ही रहेगा, यानी अगर मेल की पत्रिका तो शुक्र, फीमेल की में शुक्र तो देख रहा है शादी के लिए। अगर गुरु कमज़ोर है, अगर मेल की पत्रिका में शुक्र कमज़ोर है, तो लाइफ में संघर्ष होगा ही होगा। तो इस पार्ट में इतना ही। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि लव और ब्रेकअप के कौन से योग या कारण हैं जिनसे हमें प्रेम होता है, और कौन से योग या कारण है, ग्रह के कारण इनमें ब्रेकअप होता है। तो कृपया अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत